हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एज डिटेल्स। अब इमेजिन करो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और आप जा रहे हो ऑडिट के लिए। ठीक है, और आपको क्या करना है, परचेस ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करना है। तो सपोज क्लाइंट के पास 50,000 परचेस ट्रांजैक्शंस हैं पूरे साल भर में, और आपके मैनेजर ने आपसे पूछा है कि ये सारे वेरीफाई कर लो परचेस ट्रांजैक्शंस टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस, राइट? So would you check all the 50,000 purchase transactions? No, right? So the real question is, how do you decide which transactions to test? And that's the concept we will learn today under SA 500 part 4, which is selecting the items to obtain the audit evidence. But before that, you need to pause the video for 2 minutes as usual and revise the concepts, charts, keywords of last 3 parts. तो हमने क्या क्या कवर किया था लास्ट 3 पार्ट्स में? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होता है, रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस मतलब क्या होता है और कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं। फिर ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस, हमने असर्शंस देखे थे विद द मेमोरी टेक्निक्स एज वेल, और हमने देखा था मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में सब कुछ, राइट? सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू रिवाइज दीज। ओके, डन। सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ एक बार पढ़ते हैं। व्हेन यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी, जो भी इंफॉर्मेशन आपको एंटिटी दे रही है, द ऑडिटर ने क्या इवैल्यूएट करना है उसमें, वेदर द इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंटली रिलायबल फॉर द ऑडिटर्स पर्पसेस इंक्लूडिंग एज नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस। पहला क्या है, ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस अबाउट द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन and evaluating whether the information is sufficiently precise and detailed for the auditor's purposes. तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मैनेजमेंट दे रहा है उसको एज एन ऑडिट एविडेंस यूज करने के लिए आपने पहले देखना है कि वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल है क्या। ठीक है, और रिलायबल है ये जानने के लिए आपने क्या देखना है, पहला तो देखना है आपने वो एक्यूरेट है क्या एंड वो कंप्लीट है क्या। तो सपोज आप अगर डेटर्स का ऑडिट कर रहे हो और आपने एजिंग रिपोर्ट मंगवाया है मैनेजमेंट से, तो आपने क्या चेक करना है, पहले तो कंप्लीटनेस मतलब क्या, उसमें सारे के सारे कस्टमर्स इंक्लूडेड है क्या वो डेटर्स रिपोर्ट में। ठीक है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है क्या, आपने ये देखना है। उसके बाद अपने एक्यूरेसी आप कैसे चेक करोगे डेटर्स एजिंग रिपोर्ट की, कि जो भी बैलेंसेस मेंशन किए हुए हैं एजिंग रिपोर्ट में, क्या वो करेक्टली कैलकुलेटेड है फ्रॉम द डेटर्स लेजर, है ना, वो आप चेक कर सकते हो एक्यूरेसी के लिए। तो अगर सपोज रिपोर्ट में कोई अकाउंट्स मिसिंग है या फिर कोई अकाउंट्स करेक्टली कैलकुलेटेड नहीं है कोई अमाउंट्स, तो दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिलायबल। तो आप मैनेजमेंट के पास जाके उनको बोल सकते हो कि हमें करेक्ट एजिंग रिपोर्ट दो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इवैल्यूएट वेदर द इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड डिटेल्ड। मतलब सपोज आपको जो भी एजिंग रिपोर्ट दिया गया है उसमें सिर्फ इतना ही बताया है कि टोटल रिसीवेबल्स बाय द ब्रॉड एज बकेट्स, मतलब लेस देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स, मतलब जो भी रिसीवेबल्स लेस देन 6 मंथ्स से, मतलब 6 मंथ्स से भी कम ड्यूरेशन के लिए ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है वो, और जो भी मोर देन 6 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग है वो, इतना ही बताए। लेकिन आपको थोड़ा डिटेल चाहिए, मतलब जैसे आपको बकेट्स ज़्यादा चाहिए उसमें, जिससे आपको पता चले कि 30 डेज में कितने ड्यू है, 60 डेज में कितने ड्यू है, 90 एंड 180, है ना, इतने दिन के लिए कितने आउटस्टैंडिंग डेटर्स है। तो इसी के बेसिस पे आप अपना एनालिसिस कर पाओगे। सो इन दैट केस आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, सफिशिएंटली प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मैनेजमेंट के पास जाके ये बात बोल सकते हो। ठीक है, तो आपने पहले तो ये चीज़ देखनी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है तो वो एक्यूरेट है क्या, वो कंप्लीट है क्या, वो डिटेल्ड है क्या जितनी आपको रिक्वायर्ड है, और वो सफिशिएंटली प्रिसाइज है क्या। ओके, सो अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, विच इज सिलेक्टिंग द आइटम्स फॉर टेस्टिंग टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। तो आप कैसे आइटम सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब जैसे मैंने पहले बताया था कि 50,000 परचेस ट्रांजैक्शन है, आपको चेक करने हैं। तो आपके पास ये 3 तरीके हैं सिलेक्टिंग द आइटम्स के। पहला हो गया कि सिलेक्टिंग द ऑल आइटम्स, मतलब 100% एग्जामिनेशन करोगे आप, सारे के सारे 50,000 ट्रांजैक्शंस आप चेक करोगे। दूसरा है आपके पास सिलेक्टिंग द स्पेसिफिक आइटम्स, और तीसरा है ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग के बारे में पूरा हमें ऐसे 530 में बताया गया है, तो इसमें हम ऑडिट सैम्पलिंग के बारे में पूरा नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि 530 में सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, फिर उसके तरीके, ये सब कुछ बताया उसमें। तो यहाँ पे बस हम डेफिनेशन देखेंगे ऑडिट सैम्पलिंग की क्या है ना, विच इज सैम्पलिंग मतलब क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स इन अ पॉपुलेशन of account balances or classes of transaction
such that all the sampling units have a chance of selection in order to provide the auditor with the reasonable basis on which to draw the conclusions. मतलब क्या, suppose 50,000 आपके transactions है, तो उसमें से आप सैम्पलिंग मेथड्स यूज करके कुछ 50, 100 जो भी आपकी मटेरियलिटी के बेसिस पे होगा, आप उतने सैंपल सिलेक्ट करोगे और वो सैम्पलिंग के बेसिस पे आप अपना ओपिनियन दोगे फॉर द एंटायर 50,000 पॉपुलेशन. उसको बोलते हैं ऑडिट सैम्पलिंग. ठीक है, अब हम देखेंगे ये दो तरीके क्या है इस स्टैंडर्ड में. तो पहला क्या है अपना सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स. तो सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स कब कब जरूरी होता है ये हम देख लेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज द पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज आइटम्स, लार्ज वैल्यू आइटम्स, है ना. तो कुछ 5-6 ही ट्रांजैक्शंस है किसी चीज़ में, किसी अकाउंट बैलेंस में या किसी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब P&L में या बैलेंस शीट में कोई एक आप बैलेंस चेक कर रहे हो, उसमें 5-6 ही ट्रांजैक्शंस है बट बहुत लार्ज उसकी अमाउंट है ना. आपकी मटेरियलिटी कंसिडर करके उसकी अमाउंट बहुत लार्ज है, तो 4-5 है तो आप सारे के सारे आप चेक करोगे, उसमें कोई ऐसे सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं रखोगे, राइट, विच इज ऑब्वियस. नेक्स्ट क्या है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क एंड अदर मीन्स डू नॉट प्रोवाइड द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. SAAE मतलब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. तो सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब क्या, सपोज आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस चेक कर रहे हो, ठीक है, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो है वो कम है ना, 10-12 ही है, बट वो हाईली सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है ना. तो रिलेटेड पार्टी है तो मतलब वो सिग्निफिकेंट रिस्क भी उसमें इन्वॉल्व है, राइट, ऐसे आपको लग रहा है आपके असेसमेंट के बेस पे. तो आप क्या करोगे, आप उसमें से कोई भी ट्रांजैक्शन मिस नहीं करना चाहोगे, इसलिए आप वो सारे के सारे जितने भी है वो आप सारे ट्रांजैक्शंस चेक करोगे क्योंकि उसमें सिग्निफिकेंट रिस्क है. वैसे ही मान लो कि मैनेजमेंट जो है वो एट द ईयर एंड कुछ ऐसे मैनुअल जर्नल एंट्रीज पोस्ट करती है, कुछ उसमें एडजस्टमेंट्स होते हैं जो आपको मटेरियल लग रहे हैं और वो जो जिसमें आपको रिस्क भी लग रहा है क्योंकि वो मैन्युअली एडजस्टमेंट्स मैनेजमेंट पोस्ट करिए, तो आपको वो सब चेक करने पड़ेंगे, क्या मैनुअल एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, उसमें क्या कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं और वो ऐसे ही मैन्युअली उनको क्यों पोस्ट करना पड़ता है. तो ये सारे अगर ट्रांजैक्शंस आपको अनयूजुअल लार्ज लग रहे हैं जर्नल एंट्रीज, तो इन दैट केस आप वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस चेक करोगे, उसमें कोई सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज नहीं करोगे. एंड द थर्ड वन इज द रिपीटेटिव नेचर ऑफ a calculation or other process performed automatically by an information system makes a 100% examination cost effective. मतलब कोई अगर रिपीटेटिव नेचर का ट्रांजैक्शन है, जैसे कि आप अगर सपोज पेरोल चेक कर रहे हो, तो पेरोल में क्या करता है आपकी जो सिस्टम है, यहाँ पे और भी लिखा हुआ है रिपीटेटिव नेचर ऑफ कैलकुलेशन और अदर प्रोसेस परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली, है ना. ऑटोमेटिकली मतलब थ्रू अ सिस्टम. तो पेरोल के केस में क्या होता है, सिस्टम अपने आप सैलरीज कैलकुलेट करती है थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ की, है ना. अगर उनको आपने सिस्टम को बेसिक पे दिया, फिर अलाउंसेस जो भी है वो आपने दिए, डिडक्शंस जो भी है वो आपने मेंशन कर दिए उसमें सिस्टम में, तो वो अपने आप से सारे एम्प्लॉयज़ की जो भी सैलरी होती है वो कैलकुलेट करती है. तो इन दैट केस इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, एक क्लिक के बेसिस पे आपको पूरा का पूरा डेटा मिल जाता है. सिमिलर थिंग फॉर डेप्रिसिएशन, है ना, सेम मेथड यूज होता है डेप्रिसिएशन के लिए फॉर ऑल द एसेट्स. उसमें आपने अगर डेप्रिसिएशन रेट डाल दिया तो हो गया पूरा कैलकुलेट, है ना. तो रिपीटेटिव नेचर है और जो भी ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है थ्रू द सिस्टम, तो इन दैट केस आपका 100% एग्जामिनेशन इज कॉस्ट इफेक्टिव. उसमें कोई चांस नहीं बनता कि आप उसमें से सैंपल सिलेक्ट करो और फिर उसका चेकिंग करो, है ना. इंस्टेड ऑफ दैट आप सोचोगे कि आप 100% पूरा चेक करोगे. तो कब कब सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स इज रिलेवेंट, जब स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स होते हैं या फिर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क होती है और कोई अदर मीन्स नहीं है विच विल प्रोवाइड यू सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो इन दैट केस यू हैव टू सिलेक्ट ऑल द आइटम्स. और अगर रिपीटेटिव नेचर ऑफ कैलकुलेशंस है और कोई ऐसे प्रोसेसेस है जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं, तो इन दैट केस आप 100% एग्जामिनेशन कर सकते हो. ओके, तो दिस इज अबाउट सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स. अब सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स मतलब क्या, कि कुछ स्पेसिफिक आइटम सिलेक्ट कर सकते हो आप बेस्ड ऑन क्या क्या फैक्टर्स उसमें रिलेवेंट होते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, फिर असेस्ड रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग टेस्टेड. तो इन बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपको सिलेक्ट करने हैं क्या स्पेसिफिक आइटम्स, राइट. तो ये कौन कौन से केसेस में आप कर सकते हो, जैसे कि हाई वैल्यू और की आइटम्स. For example, the items that are suspicious, unusual, particularly risk prone or that have a history of error, है ना. जैसे रिस्की ट्रांजैक्शंस लग रहे हैं आपको, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं. अब यहाँ पे क्या है,
आप 100% तो चेक नहीं कर सकते हो, बट उसमें आपको, सपोज आप जर्नल एंट्रीज चेक कर रहे हो, तो आपको उसमें कुछ ऐसे सस्पिशियस अनयूजुअल एंट्रीज लग रहे हैं जो हर साल नहीं आते, है ना, इसी साल में आ रहे हैं, तो वो की आइटम है आपके लिए, वो हाई वैल्यू भी है सपोज मान लो, तो इन दैट केस यू कैन सिलेक्ट दैट स्पेसिफिक पर्टिकुलर आइटम जो आपको रिस्की लग रहा है, एंड यू कैन चेक दैट, है ना। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज ऑल आइटम्स ओवर अ सर्टन अमाउंट। मतलब किसी एक अमाउंट आप कोई एक डिसाइड कर सकते हो, जैसे आपके पास 100-150 जर्नल एंट्रीज है, उसमें आप फिर एक अमाउंट सेलेक्ट करते हो, से 50,000, तो 50,000 के ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शंस है उतने आप चेक करोगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑल आइटम्स ओवर अ सर्टन अमाउंट। एंड देन आइटम्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, द ऑडिटर में एग्जामिन आइटम्स टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट मैटर्स सच एज द नेचर ऑफ द एंटिटी और द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। मतलब क्या है कि कभी कभी ऑडिटर को एंटिटी के बारे में जानना होता है या फिर किसी ट्रांजैक्शन के बारे में जानना होता है ना, तो उसका पर्पस ये नहीं रहता कि उसे पूरे के पूरे पॉपुलेशन के ऊपर उसका कंक्लूजन बनाना है, ये इसका पर्पस नहीं है। उसको बस जानना है कि एंटिटी के बारे में या फिर किसी ट्रांजैक्शन के बारे में वो कैसा हो रहा है, ट्रांजैक्शन है ना, वो उसको जानना है। इसलिए वो सिलेक्ट कर सकता है कोई स्पेसिफिक आइटम्स, है ना, डेलिबरेटली वो पिक कर सकता है कोई पर्टिकुलर आइटम जो वो कंसिडर करता है कि इट वुड बी मोस्ट इंफॉर्मेटिव, राइट। तो इसका एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं हम, कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक, उसको लग रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स अनयूजुअल जर्नल एंट्री लग रही है, तो ऑडिटर वो पर्टिकुलर एंट्री सिलेक्ट करके वो देख सकता है कि मैनेजमेंट किस तरह से जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहा है ना, तो उससे उसको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पता चलेगा। या तो फिर वो कोई एक लार्जेस्ट कस्टमर ले सकता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वो डिसाइड कर सकता है कि मैनेजमेंट अंडरस्टैंड कर सकता है कि मैनेजमेंट का रेवेन्यू कैसे स्ट्रक्चर्ड है, मतलब वो कैसे रेवेन्यू का रिकॉर्डिंग मैनेजमेंट जनरली कर रहा है, क्योंकि उसने लार्जेस्ट कस्टमर चूज किया है तो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम दैट कस्टमर ओनली, है ना। तो उससे उसको पता चलेगा कि उनका एग्जैक्टली रेवेन्यू प्रोसेस कैसा है, राइट। तो अगर आप स्पेसिफिक आइटम सिलेक्ट कर रहे हो तो इसमें कब कब करोगे, जब हाई वैल्यू और की आइटम्स है कोई जो आपको लग रहा है, आप स्पेसिफिकली वही सिलेक्ट करोगे। फिर अगर आपने ऐसे डिसाइड किया कि मैं इतनी अमाउंट के ऊपर के सारे ट्रांजैक्शंस चेक करूंगा, इन दैट केस ऑल आइटम्स ओवर अ सर्टन अमाउंट, एंड देन आइटम्स टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी और एनी ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये 3 केसेस में। Now, while while selective examination of specific items from a class of transactions or account balance will often be an efficient means of obtaining audit evidence, it does not constitute audit sampling. तो हमने audit sampling की definition देखी थी, right? Audit sampling की definition क्या है? It is the application of audit procedures to less than 100% of the items in the population, है ना, मतलब population पे 100% से भी कम, मतलब 100% चेक नहीं करना है इसलिए सैम्पलिंग करें ना, तो ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे लेस देन 100% पे, such that all sampling units have a chance of selection in order to provide the auditor with the reasonable basis to draw the conclusion, है ना। तो इसलिए सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स और सैम्पलिंग, इसमें डिफरेंस क्या है, तो सैम्पलिंग में हर एक आइटम को देर इज अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं ना, 50,000 में से हम कोई भी 50 सैंपल सिलेक्ट करते हैं, वो किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे नहीं करते, मतलब क्योंकि ये ज़्यादा रिस्की लग रहा है तो मैं इसी को चेक करूंगी या करूंगा, है ना, इस बेसिस पे आप नहीं ले रहे हो, कोई भी आप 50 सिलेक्ट कर रहे हो, राइट। तो आगे क्या लिखा है, द रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाइड टू आइटम सिलेक्टेड इन दिस वे, मतलब स्पेसिफिकली जब आप सिलेक्ट करते हो तो इन दिस वे कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड टू द एंटायर पॉपुलेशन। Accordingly, selective examination of specific items does not provide audit evidence concerning the remainder of the population. मतलब सपोज 50,000 में से आपने डिसाइड किया कि मैं 50,000 के ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शंस है उसको मुझे चेक करना है, तो ऐसे सपोज 50 ट्रांजैक्शंस आपके निकले, तो वो 50 आप चेक कर रहे हो बिकॉज इट इज दीज ट्रांजैक्शंस आर अबाउ सर्टन अमाउंट। लेकिन वो 50 छोड़ के जो बाकी के आपकी पॉपुलेशन है, बाकी के जो भी ट्रांजैक्शंस है उसके बारे में आपको ये 50 चेक करने से एविडेंस नहीं मिल रहा है, जो कि सैम्पलिंग में आपका क्या हो रहा है, आप कोई रैंडम सैम्पलिंग सपोज आप कर रहे हो, तो इन दैट केस आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव
वो सैम्पल आउट करते हो ना, लाइक 50 भी आपने चूज किए इन अ रैंडम सैम्पलिंग, तो दैट वुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर ट्रांजैक्शंस, राइट. सो इन दैट केस आप रिमाइंडर ऑफ द पॉपुलेशन के भी ऊपर आप अपना कंक्लूजन बेस कर रहे हो, राइट. है ना. तो सैम्पलिंग को ऐसे मान लो कि जैसे आप राइस लेने गए हो, तो राइस के कुछ ग्रेन्स लेके आप ये डिसाइड करते हो कि पूरा का पूरा राइस ये कैसा होगा, राइट. आप इसमें एक एक दाना लेके नहीं चेक करते हो उसमें, करेक्ट. तो इसको बोलते हैं सैम्पलिंग. और यहाँ पे आपने कोई क्राइटेरिया एज सच नहीं लगाया, जैसे हम स्पेसिफिक आइटम्स जब चेक करते हैं तब लगाते हैं, राइट. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. वी कैन मूव फर्दर. ओके, एक बार पढ़ लो चाहे तो. यस. सो नेक्स्ट पॉइंट है, एंड विच इज द लास्ट पॉइंट ऑफ ऐसे 500. इट इज द इनकंसिस्टेंसी इन और डाउट्स ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. मतलब क्या है कि सपोज आपने जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है फ्रॉम वन सोर्स, इट इज इनकंसिस्टेंट विद द अनदर सोर्स, और द ऑडिटर हैज डाउट्स ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस. है ना. मतलब आप सपोज इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या कि सपोज आप इन्वेंटरी वेरीफाई कर रहे हो, फिजिकल काउंट्स आपने लिए हैं, आपके रिकॉर्ड्स तो बता रहे हैं कि 1000 यूनिट्स है इन्वेंटरी में वेयर हाउस में, बट आपके फिजिकल काउंट में सिर्फ 800 ही आपको दिख रहे, राइट. तो आपने जो इंस्पेक्शन किया वेयर हाउस का, वेयर हाउस रिकॉर्ड्स का, उसमें आपको 1000 मिले, लेकिन जब आपने ऑब्जर्व किया काउंट, फिजिकल काउंट, तो आपको 800 ही मिले वहाँ पे यूनिट्स. सो दैट इज कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंसी, राइट. एंड डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी मतलब क्या, मे बी वो इंफॉर्मेशन जो भी दी गई है आपको वो कंप्लीट नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं है, राइट, टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस. तो जो हमने पहले स्लाइड में देखा था, तो अगर ऐसे होता है तो फिर आपको क्या करना है. सिंपल, यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट मॉडिफिकेशंस और एडिशंस टू द ऑडिट प्रोसीजर्स आर नेसेसरी टू रिजॉल्व दैट मैटर, एंड यू शैल कंसिडर द इफेक्ट ऑफ द मैटर इफ एनी ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट. ठीक है. तो जो भी आप ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहे हो, तो उसमें आपको शायद एडिशन करना पड़े, मतलब कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़े, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े, है ना, आपके टेस्टिंग में, तो वो आप देख सकते हो. और ये भी जो भी कुछ हो रहा है उसका आप इफेक्ट देख लो ऑन अदर एस्पेक्ट्स. जैसे कि आप अगर इन्वेंट्री का देख रहे हो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मतलब आपको 800 यूनिट्स मिले फिजिकली, बट रिकॉर्ड्स में तो 1000 दिख रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट रेवेन्यू रिकग्निशन में भी होगा, है ना. बिकॉज इफ द सेल्स वर रिकॉर्डेड विदाउट द एक्चुअल स्टॉक, ऐसे भी हो सकता है. इसका इम्पैक्ट कंट्रोल टेस्टिंग में भी होगा, क्योंकि वहाँ पे वीक इन्वेंट्री कंट्रोल्स है, इसलिए आपको ये मिसमैच दिख रहा है. इसमें फ्रॉड रिस्क असेसमेंट का भी कुछ रोल प्ले हो रहा है, बिकॉज मैनेजमेंट माइट बी ओवरस्टेटिंग द एसेट्स इंटेंशनली, है ना. तो ऐसे हो सकता है, इसलिए ये सारे अदर एरियाज भी ऑडिटर ने कंसिडर करने हैं, नॉट जस्ट द इन्वेंट्री, है ना, लाइक रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, कंट्रोल्स, फ्रॉड रिस्क, ये भी अदर एस्पेक्ट्स ऑडिटर ने कंसिडर करने हैं. So here we are done with essay 500. We will also cover the detailed revision, last day revision and questions of essay 500 in upcoming videos. Now our next essay in the sequence is essay 501, right? So if you haven't watched the video of how to study the auditing standards in a sequence, तो do watch. वो चैनल पे ही है वीडियो, बिकॉज उसी सीक्वेंस में हम स्टैंडर्ड्स कवर करने वाले हैं, राइट. सो do subscribe to CA Jutels for the concept wise videos, revision videos and last day revision videos for your quick catch up before exam, and for questions from RTP, MTP, past year exam papers and few extra questions. So stay tuned and see you in the next video. Till then, bye bye.